The concept of culture, the concept of culture is a second part है, second part. Individual variation is the source of a new culture. Individual variation is the source of a new culture. संस्कृति की अवधारणा का ये सेकंड पार्ट है, ये एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी के लोग संस्कृति को क्या समझते हैं, कल्चर को क्या समझते हैं, तो उसमें है कि इंडिविजुअल वेरिएशन इज़ द सोर्स ऑफ ए न्यू कल्चर। व्यक्तिगत विभिन्नता एक नई संस्कृति का स्रोत है। व्यक्तिगत विभिन्नता एक नई संस्कृति का स्रोत है, यानी जो व्यक्तिगत रूप से लोग जो है अपनी संस्कृति से अलग जब कुछ चीज़ सोचने लगते हैं तो एक नई संस्कृति का जो है का जन्म होता है। जैसे ये भारत देश में है, यहाँ के मूल निवासी जो हैं बुद्ध को मानते थे, मानव संस्कृति को मानते थे और प्राकृतिक संस्कृति को मानते थे। लेकिन जब शैतान नस्ल के लोग आए तो यहाँ के लोगों को जो है अपने देव धर्म में दीक्षित करना शुरू किया और उनको देव धर्म सिखाना शुरू कर दिया। यानी देव संस्कृति के लोग देव संस्कृति में लोग जाने लगे। जब लोग देव संस्कृति में जाने लगे तो एक नई संस्कृति का जन्म भारत देश के अंदर हुआ, जो कि मानव संस्कृति से भिन्न थी, प्राकृतिक संस्कृति से भिन्न थी। वो देव संस्कृति थी और वो देव संस्कृति जो है ऊंच नीच पर आधारित थी, जो आज हमको दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह से नई संस्कृति का जन्म होता है जब व्यक्तिगत रूप से लोग दूसरी संस्कृति में जाते हैं, एक नई सोच पैदा करते हैं। For something to be considered cultural, it must be learned as well as shared. इसका मतलब कोई भी चीज़ तभी संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है जब यह सीखी जाए, साथ ही साथ साझा की जाए। यानी कोई भी चीज़ तभी संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है जब यह सीखी जाए, यानी लर्निंग की जाए और साथ ही साथ साझा की जाए, यानी शेयर किया जाए, साझा किया जाए। जैसे जब लोग देव संस्कृति में गए तो क्या हुआ, देव के बारे में उन्होंने सीखा। क्या सीखा कि ऊपर कोई देव बैठा हुआ है, वो प्रकृति को चला रहा है, वो मनुष्य को जो नियंत्रित कर रहा है, तो उसको दान दक्षिणा देना, उसके नाम पे दान दक्षिणा देना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए। तो यही है देव संस्कृति। मानव संस्कृति क्या है कि इसी धरती पर जो मानव है वही सब कुछ है। अच्छे से एक जीवन जिए और लोगों को साथ अच्छा व्यवहार करिए। प्राकृतिक संस्कृति भी एक तरह से यही है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रखिए। तो संस्कृति वही है जिसको सीखी जाए और जिसको आपस में साझा किया जाए, उसी को संस्कृति कहते हैं। The symbolic quality of a language has tremendous implications for the transmission of culture. भाषा की लिपि का संस्कृति के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका है। जो भाषा की लिपि है, यानी जो लिखी जाती है भाषा, जिस लिपि में, जैसा उर्दू है, फारसी है, अरबिक है, उसकी लिपि अलग है। ये भारत देश के अंदर हिंदी लिखी जाती है, उसकी लिपि अलग है। इंग्लिश लिखी जाती है, रोमन लिपि बोलते हैं शायद, उसको वो अलग है। तो ये जो लिपि आई है, इस लिपि से जो है जो संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो उसकी ज़्यादा हुआ है। इस जैसे इंग्लिश कल्चर है जो पूरी दुनिया में फैला, तो किस लिए फैला? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने लिपि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने सारी दुनिया में पढ़ाया। तो इस वजह से जो है भाषा की लिपि का संस्कृति के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका है। People commonly feel that their own behaviors and attitudes are correct ones, and that people who do not share those patterns are immorals or inferior. सामान्य तौर पर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका व्यवहार और सोच सही है और दूसरे लोगों का व्यवहार एवं सोच जो उनसे अलग है घटिया दर्जे की है। जैसे इस्लाम आया तो इस्लाम एक देव का प्रचार करता था, यानी एक देव, उनका देव है वो निराकार है और सर्वशक्तिमान है। तो जो उसको मानता है तो उसको कहते हैं वो हमारे सोच वाला है, और जो उसको नहीं मानता कहते काफिर है, मतलब दूसरे धर्म को मानता है, काफिर बोलते हैं। इसी तरह से हिब्रू लोग हैं, ज्यूज लोग हैं, इजराइली लोग हैं, वो भी एक दो देव को मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को चलाया तो उनके लोगों को उन्होंने इन्फीरियर कह दिया, घटिया दर्जे का कह दिया। तो भले ही एक देव को यहूदी ही मानते हैं, एक देव को इस्लाम वाले ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंच नीच का सवाल खड़ा हो गया। इसी तरह से बहुदेवा के लोग हैं,
और एक देवा के लोग हैं, तो एक देवा लोगों का बहुदेवा लोगों के साथ इसी तरह का डिफरेंस पैदा हुआ कि बहुदेवा लोग जो हैं ढेर सारे देव देवी की पूजा करते हैं, तो वो जो है हमसे अलग हैं। और बहुदेवा ने कहा कि अरे ये पता नहीं कहाँ से एक देव लेके चले आए, ये तो निराकार है और निराकार है, इसका तो हाथ पैर पक्का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये सोच पैदा हो गई कि जो हमारी सोच को नहीं मानता, घटिया दर्जे का है, वो घटिया दर्जे का है, नीच दर्जे का है। और भारत के अंदर तो कोई देव था ही नहीं। जो भारत के मूल निवासी हैं उनके अंदर मानव धर्म था, प्राकृतिक धर्म था, वो किसी देव को मानते ही नहीं थे। तो ये जो है एक दूसरे की सोच को गलत ठहराना, नीच ठहराना, ये भी दुनिया के इतिहास में देखा जाता है। The person who judges other cultures solely in terms of his or her own culture is ethnocentric. That is, he or she holds an attitude called ethnocentrism. इसका मतलब हुआ कि द पर्सन हु, मतलब कि ऐसे लोग नस्लवादी होते हैं, इसे ही नस्लवाद अथवा वर्णवाद कहा जाता है। ऐसे लोग जो है वर्ण नस्लवादी होते हैं, इसे ही नस्लवाद अथवा वर्णवाद कहा जाता है। मतलब जो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि वो तुलना करते हैं कि हमारे कल्चर से दूसरे का कल्चर अच्छा है या बुरा है। तो वो अपने को कहते हैं हमारा कल्चर सही है, दूसरे का कल्चर जो है घटिया दर्जे का है। तो उसी को कहते हैं कि उसी को कहा जाता है इथनोसेंट्रिक। और इस एटीट्यूड को जो है एंथ्रोसेंट्रिज्म कहते हैं। इथनो जो है सेंट्रिज्म कहते हैं। द कस्टम्स ऑफ ए सोसाइटी दैट इनहेंस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस आर एडाप्टिव एंड आर लाइकली टू परसिस्ट। ऐसे रीति रिवाज जिनसे समाज का अस्तित्व बचा रहता है, समाज उसका आदी हो जाता है और दीर्घ काल तक उसका अस्तित्व रहता है। अब जैसे ऊंच नीच का जो है रीति रिवाज है, तो भारत देश के अंदर ये 7 नस्ल के लोग लेकर के आए, आज से 2500 साल पहले लेकर के आए, लेकिन आज भारत के अंदर वो जन में फैल गया। सभी लोग ऊंच नीच को मान रहे हैं। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा भी इसको, कुछ बात यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए सदा को, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए सदा को, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो ऊंच नीच की संस्कृति भारत के अंदर 2500 साल पहले आई, आज तक ये कायम है। इसी बात को यही कहा गया है कि इससे जो है समाज का अस्तित्व रहता है, समाज उसका आदी हो जाता है और दीर्घ काल तक उसका अस्तित्व रहता है। भले ही इस ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए भारत के तमाम समाज सुधारक पैदा हुए, रविदास हुए, कबीरदास जी हुए, इधर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, फूले साहब हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहू महाराजा, सारे लोगों ने भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काम किए। गुरु गोविंद सिंह भी हुए, काम किए। लेकिन ये जो ऊंच नीच की संस्कृति है वो भारत देश के अंदर दिखाई पड़ती है। इस्लाम भी जो है मसावाद की बात करता है, समता की बात करता है, लेकिन उसके इस्लाम में भी ये ऊंच नीच दिखाई देता है। क्रिश्चियनिटी जो है वो भी समता की बात करता है, लेकिन वो भारत के देश के अंदर आया तो उसके अंदर भी ऊंच नीच दिखाई पड़ता है। तो ये जो ऊंच नीच की संस्कृति जो है, ये जो है इससे ये भारत देश के अंदर काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। यह भी संस्कृति के अस्तित्व को बचाता है। ऊंच नीच भी जो है बचा करके रखा हुआ है भारत देश के अंदर। यानी समता की संस्कृति पहले थी, उसको ख़त्म करके ऊंच नीच की संस्कृति आई और अब समता की लोग संस्कृति की प्रस्थापना कर रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, लेकिन उस तरह की संस्कृति पनपने में दिक्कत हो रही है, या एक कह लीजिए कि दोनों में एक संघर्ष भी दिखाई देता है कि एक तरफ समता की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ऊंच नीच की बात करने वाले लोग हैं। कल्चर इज ऑलवेज चेंजिंग। संस्कृति सदैव बदलती रहती है। संस्कृति क्या है? सदैव बदलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि भारत देश के अंदर पहले मानव संस्कृति थी और जो है प्राकृतिक संस्कृति थी। जब 7 नस्ल के लोग आए तो यहाँ पर जो है ऊंच नीच की संस्कृति को कायम किए। उसके बाद जो है आज भारतीय संविधान लागू हुआ है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। यानी एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है जिसको समता की संस्कृति कहते हैं। एक जो है मूल निवासी बहुजन जो भारत देश के
अंदर है उसके अंदर समता की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो जाहिर है कि जो संस्कृति है वो सदैव बदलती रहती है। यानी ये भारत देश के अंदर ऊंच नीच की संस्कृति है, ये खत्म हो सकती है और फिर से भारत देश के अंदर एक समता की संस्कृति प्रस्थापित हो सकती है इस भारतीय संविधान के माध्यम से। तो आज इस भारतीय संविधान का जो विरोध हो रहा है, खासकर शैतान नस्ल के लोग कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी ऊंच नीच की जो संस्कृति है उसको खतरा है, संविधान के माध्यम से खतरा है, इसलिए संविधान की यहाँ हत्या भारत देश के अंदर हो रही है, भारत देश के अंदर हो रही है।